रखने ही वाली थी कि तभी अचानक दृश्य बदलता है। सामने अक्यांग के पास कई ग्लास रखे थे जिनमें लाल रंग का तरल भरा हुआ था। वो एक ग्लास से दूसरे में कुछ खींच कर डाल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने आजेन से कहा कि वो ये काम जारी रखे और खुद जाकर देखेगा कि सब लोग नए घर में ठीक से सो पाए या नहीं। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। मेई यी और शियाओ मेई दोनों के शरीर खून से लथपथ थे। वो घबराकर शियाओ मेई को गोद में उठा लेता है, बार बार पुकारता है लेकिन कोई जवाब नहीं। इसी बीच में ये आईने के सामने खड़ी होकर कुछ अजीब सी बातें बड़बड़ा रही थी। तभी अचानक पास से शियाओ मेई की आवाज सुनाई देती है। वह उसे पुकार रही थी। वो अविश्वास में उधर मुड़ता है, फिर धीरे धीरे अपनी बाहों में पकड़े बच्चे की ओर देखता है और झटके से जाग जाता है। ये सब एक भयानक सपना था। ऐसा लगता है कि शियाओ जे और अक्यांग के बीच कोई रहस्यमयी कनेक्शन मौजूद है। उसी समय शहर के दूसरे कोने में एक तांत्रिक एक्सॉर्सिस्ट के घर पर उसे एहसास हो जाता है कि कोई दानव जुल्मात के श्राप के जरिए बाहर आकर तबाही मचाना चाहता है। वो अपना हाथ एक रहस्यमयी ड्राइंग पर रखता है और उसी पल सब कुछ समझ जाता है। एक धर्म योद्धा होने के नाते उसका कर्तव्य है कि वो इस बुराई को रोके, लेकिन दानव भी उसकी नीयत भाप चुका था। उसने चेतावनी दी कि बीच में मत पड़ो। उसे समझ आ जाता है कि जुल्मात रिचुअल अधूरा रह गया है और इसी वजह से श्राप की अवधि बढ़ गई है। अंधेरी ताकतें अब और भी ज्यादा मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी। उसे जल्दी से जल्दी कोई उपाय करना ही होगा। उधर अक्यांग अंदर ही अंदर बेहद परेशान है, मानो किसी अनदेखी चीज ने उसकी मानसिक हालत बिगाड़ दी हो। वो हर रात नींद की गोलियों के सहारे ही सो पाता है। दूसरी तरफ जिन जिये मेई को खाना खिला रही थी, लेकिन मेई बार बार उसे ताने मार रही थी। कहती है इंसान को अपना वादा निभाना चाहिए वरना जिंदगी और बदतर हो जाती है। अचानक वो चम्मच जमीन पर फेंक देती है। जैसे ही वो झुककर उठाने जाती है और अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो जाता है। मेई ऐसे बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। पहले तो उसे लगा कि शायद उसे भ्रम हुआ है, लेकिन असल में ये इसलिए था क्योंकि उसने जुल्मात रिचुअल पूरा नहीं किया था। दानव अब उसे सजा देने और डराने लगा था। रात को सोते समय दा मेई को शियाओ मेई की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखती है, उसका चेहरा खून से सना हुआ है और अगले ही सेकंड वो सीधे बिस्तर पर चढ़ आती है। दा मेई चीखते हुए जाग जाती है, मगर जागने के बाद भी वही आवाज सुनाई देती रहती है। डर के मारे कांपती हुई वो शियाओ मेई के कमरे तक जाती है, जहाँ वो कोने में बैठी रो रही होती है। अचानक उसका शरीर असामान्य रूप से विशाल हो जाता है और वो उसकी ओर बढ़ने लगती है और तभी सब खत्म। ये भी एक सपना था। उसी समय जिन जिये भी बुरे सपने से हड़बड़ाकर उठती है और जागते ही उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वो जिन जिये से सवाल करता है उसने अपना वादा क्यों नहीं निभाया। आवाज के पीछे पीछे वो धीरे धीरे लिविंग रूम तक पहुंचती है। तभी अचानक किसी का हाथ उसके कंधे पर आ टिकता है, लेकिन चारों ओर देखने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। अगले ही पल वही हाथ फिर महसूस होता है। डर के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। इसी दौरान उसे लगातार अपने बेटे की आवाज सुनाई देती रहती है और कुछ ही देर बाद फिर किसी ने उसके कंधे पर थपकी दी। उधर उसी समय अक्यांग एक बॉक्स लेकर मेई यी के कमरे में पहुंचता है। वो कहता है कि शियाओ मेई को बचाने के लिए उसे मेई यी का खून चाहिए। ये सुनते ही वो बिना एक पल सोचे मान जाती है। तभी वो अचानक पूछती है क्या शियाओ जे की हत्या भी शियाओ मेई को बचाने के लिए की गई थी। ये सुनकर वो चौंक जाता है, पूछता है उसे ये बात कैसे पता। जवाब मिलता है शियाओ जे खुद उसके कमरे में आकर सब बता गया। उसी पल मानो वो किसी अजीब ताकत के वश में आ जाता है। वो बॉक्स से एक रबर स्ट्रैप निकालता है, उसे कसकर मेई यी के चेहरे पर बांध देता है, फिर उसे कमरे से बाहर ले जाकर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों के पास खड़ा कर देता है। लेकिन अचानक सब खत्म। ये भी एक डरावना सपना था। फिर भी उसे बेचैनी होती है, इसलिए वो तुरंत मेई यी के कमरे में जाता है। उसे सही सलामत देखकर